नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हर बार किसी नई विशेष शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और ऐसी शख्सियत जो कि पहाड़ का नाम रोशन करती हैं, पहाड़ के युवाओं को एक नई राह दिखाते हैं। और ऐसी एक शख्सियत आज हमारे साथ है जो कि एक उद्योगपति हैं, जिनके जापान में जो है होटल हैं, वहाँ पर कई युवाओं को वो रोजगार देते हैं। और खुद भी जो है उन्होंने मेहनत करके शुरुआत की, अपनी मेहनत के दम पर मुकाम हासिल किया और आज सैकड़ों युवाओं को वो एक राह भी दिखवा रहे हैं और सैकड़ों युवाओं को उन्होंने रोजगार भी अपने माध्यम से उपलब्ध कराया है। तो आज हमारे साथ हैं घनसाली के रहने वाले और जापान के प्रसिद्ध उद्योगपति आनंद सिंह बिस जी। तो स्वागत है सर पहाड़ी खबरनामा को। आप धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो आपका धन्यवाद इस बात के लिए है कि आप ऐसे विषयों को उठाते हैं जहाँ पर हमारे गढ़वाल के लोग, चाहे वो दिल्ली हो, बॉम्बे हो या कहीं भी दुनिया में हो, जब जब वो आपसे मिलते हैं तो आप उनसे ये पूछते हैं भाई कि कैसे हो, क्या हो, आपके द्वारा अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। तो बस हम तो ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, मगर ये जरूर है, धन्यवाद आपका इस बात के लिए भी है कि आपने आज हमें इस लायक समझा कि हमारी बात समाज में और अपने लोगों के बीच पहुंचे कि भाई इंसान को कहाँ से, कैसे, किस तरह। तो मैंने तो शुरुआत करेंगे बातचीत का। और क्योंकि आपका जो इंटरव्यू लेने का मकसद है वो ये है कि आपने एक तो खुद सफलता अर्जित की मेहनत के दम पे, और दूसरा कई युवाओं को भी एक राह दिखाई कि किस तरह से सफलता अर्जित की जा सकती है। क्योंकि हमारे पहाड़ में सबसे ज्यादा युवा अगर किसी फील्ड में है तो होटल लाइन के फील्ड में है, और आपने उसी फील्ड में जो है एक मुकाम भी हासिल किया। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से पहाड़ में लोग रोजगार के लिए ज्यादातर युवा जो है होटल लाइन की ओर देखते हैं, क्या इसके पीछे का कारण है? देखो, इस इंडस्ट्री ने हमें, जितने भी हमारे लोग हैं, क्योंकि हम सब जब घर से, पहले के लोग तो घर से भाग के गए हुए हैं ज्यादातर। आज तो सारे बच्चे इंटर करने के बाद इस इंडस्ट्री में जा रहे हैं। मगर हमारा जो समय था जब हम लोग घर से, हम लोग तो ये कि 12-14 साल के जब थे, घर से भाग के गए हुए लोग हैं। ना हमें ढंग से हिंदी आती थी, न ढंग से हमें अंग्रेजी, तो खैर कोई बहुत दूर की बात थी। मगर हम लोगों ने बुरा से बुरा समय भी देखा, और आज इस होटल इंडस्ट्री की वजह से हमें पूरे गढ़वाल, पूरे उत्तराखंड को, गढ़वाल की बात ही नहीं है, पूरे उत्तराखंड को, आज पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे हमारे लोग नहीं गए हुए। कुछ लोग बदनाम करते हैं कि साहब कोई यहाँ से पैसा लेके या इधर उधर ले जाते अपने लोगों को। मगर मुझे भी कोई मेरा रिश्तेदार ले गया, मैंने अपने रिश्तेदार को ले गया, थोड़ी बहुत जो खर्च पर लगता होगा लेते होंगे लोग, हम भी लेते होंगे, सब लेते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर हमारा पूरा जीवन आज जैसे हम विदेश जाते हैं तो हमारे जो घर के परिवार के लोग हैं वो सीधा या तो चम्याल आ जाएंगे, या घनसाली आ जाएंगे, या देहरादून या ऋषिकेश चले जाएंगे। मतलब जीवन में इतना फर्क पड़ जाता है, जैसे ही उसका वीजा विदेश का आता है या लगता है, तो पूरे परिवार में ये लगता है कि नहीं भाई, अब मतलब अब हमारा जीवन। और बात भी हकीकत है कि यहाँ पे 10 और 20 हजार की नौकरी के लिए हम लोग तरसते हैं। हमारे समय की बात तो बहुत ही ज्यादा थी, है ना। मगर आज 10-20 हजार नौकरी विदेश जाने के बाद कम से कम 50-60 हजार, 1 लाख, आज 5-5 लाख रुपए हमारे गढ़वाल के लोग ऐसे शेफ हैं जो अच्छी उनकी, है ना। पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे हमारे लोग न गए हों।
पहले तो हम होटल वालों के लिए लोग बोलते थे अरे बाणगुस लोग हैं, बर्तन धोने आए इन्होंने, बड़ी वो लगती थी, हमें भी बुरा लगता था। मगर आज हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। बर्तन तो हम घर में, मेरी माँ भी जब घर में खाना बनाती होगी तो वो भी बर्तन धोती थी, उसको किसी ने नहीं बोला कभी भी कि बर्न गुस्सन हुआ या ये इस तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ। मगर हम जो जब जवान रहे होंगे, जब उस वक्त लोग बोलते हैं बाहरी करने लगे भांडे धोने से आ जाए, मगर आज उसने उत्तराखंड को इस मुकाम पे पहुंचा दिया कि दुनिया का कोई भी देश, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, जर्मन हो, जापान हो, इसराइल लेकर गल्फ कंट्रीज, सारे जगहों पर हमारे लोग, अफ्रीका कंट्रीज, जहां पर हो हमारे लोगों को अच्छा रोजगार मिला हुआ है। और आज हमने 30 और 35 सालों के दौरान जहां हम एक एक रुपए के लिए तरसते थे, आज हम लाखों रुपए में खेल रहे हैं। और कई चीजें हैं, मगर मैं अपने समाज से लेकर, है ना, सब लोगों से एक गुजारिश है, हमारी बहू बेटियां हैं, जो लोग भी अच्छा, हैं। एक चीज बताइए, आपने जब आप बचपन में होटल लाइन की तरफ कैसे आपका रुझान हुआ, कैसे आपने ये राह पकड़ी? पहले तो मेरा ये था कि मैं फौज में भर्ती हूँ, है ना। मैं यहाँ से सिकंदराबाद गया, कोशिश की वहाँ पे फौज में भर्ती होने के लिए। तो उस वक्त मेरी उम्र, मेरे ख्याल से मैं 15 साल का या 14 साल का था। तो फिर मैं वहाँ पर कोई काम नहीं मिला, तो मैंने होटल में काम करना शुरू भी कर दिया। हमारे ज्यादातर लोग बम्बई में, जहाँ जहाँ भी हमारे लोग थे उस वक्त, होटल इंडस्ट्री के अंदर लगभग लगभग धीरे धीरे लोग जा रहे थे। पहले ये था कि जिनके पास कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, कुछ भी नहीं जानते थे, वो होटल में जाते थे। पर बाद में धीरे धीरे जिनकी भी पढ़ाई ठीक ठाक भी रही, वो भी धीरे धीरे होटल लाइन में जाने लगे। तो आज तो हम इस बात को तो हम बहुत धन्यवाद करते हैं इस होटल इंडस्ट्री को। हमारे लोगों को एक बहुत अच्छा रोजगार मिला है। अच्छा, जब आप घर से निकले तो आज एक सफल उद्यमी बनने का आपका सफर पूरा पूरा हुआ, तो कैसे ये सफर आपने तय किया, क्या क्या कठिनाई इस बीच आई आपके सामने? देखो, मैं मेरे ख्याल से हाई स्कूल में था, उस वक्त मैं घर से भाग गया था, है ना। फिर उसके बाद ऋषिकेश गए, ऋषिकेश से दिल्ली, दिल्ली तक तो होटल इंडस्ट्री के बारे में सोचते भी नहीं थे। उसके बाद जब बम्बई गए तो बम्बई में हमारे लोग, काफी लोग थे कौन इसलिए। से सन में गए थे आप? मैं जब इंदिरा जी एक्सपायर हुई थी तो उस वक्त मैं दिल्ली में था। उसके बाद मैं बम्बई चला गया। तो बम्बई, ये समझ लो कि 85 से, मतलब मैं इसी होटल इंडस्ट्री के दौरान मैं काम करते हुए धीरे धीरे मैंने काम सीखा, और काम की बेहतरीन तरीके से सीखा। अपने काम के प्रति कभी लापरवाह नहीं रहा। आज भी हमारी ज्यादातर स्टाफ आधा परेशान रहते हमसे कि हम अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, है ना। तो वो लोग बोलते हैं कि भाई काम सिखाओ हमें, हम उनको सिखाने जाते हैं तो वो बोलते हैं हाँ सीख लिया हमने, 2 दिन बाद वो वही गलतियां करते हैं। काम के प्रति, जो पहाड़ के लोगों के हमारे प्रति जो हम लोग थे, वो ईमानदारी काम के प्रति सीखने की भी, काम करने की भी, अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही। मगर जैसे हमारे यहाँ से जब हम धीरे धीरे, जब बम्बई में, तो 90 में हम दुबई चले गए थे, है ना। तो 90 में 10 साल में दुबई में रहा। दुबई में 3 रेस्टोरेंट खोले मैंने, तीनों बार नाकामयाबी मिली। खैर दूसरी जगहों पर तो आज आसान है, और दुबई में जब हम गए थे 90 में, तो बहुत परेशानियां इस तरह की थी कि बिजनेस करना बहुत मुश्किल था। मगर उसके बाद जब जापान गए तो मेरे सारे यार दोस्तों ने, मेरे बड़े जो बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने कहा कि अब तो होटल के चक्करों में मत पड़ना। और मैंने कहा कि नहीं, एक बार मैं और कोशिश करूंगा। तो जापान में जब मैं गया तो कुछ पैसा मेरे दोस्तों ने भेजा था मुझे।
फिर एक जापानीज थी, उन्होंने मेरी बहुत मदद की और आज भी वो मेरी कंपनी में है। और मैं हर महीना उनको उतना पैसा उनको देता हूँ हर महीना जितना उनको चाहिए होगा, जबकि बहुत उम्र दराज है। मगर आज भी हम हमने किसी का, जिन्होंने हमारी मदद की, हम कभी नहीं भूले उस बात को, चाहे वो गढ़वाल में हो चाहे दिल्ली में हो। दिल्ली में तो मुझे तो आज अब जानकारी मिलती है कि आईएएस कैडर के, आईएएस जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं। जब मैं दिल्ली गया तब मैं, मेरी उम्र मेरे ख्याल से 15 साल या 16 साल या 14 साल की रही होगी। तो उस वक्त चीफ सेक्रेटरी थे कोई RM अग्रवाल, राम मोहन अग्रवाल। वो देहरादून ऋषिकेश आए थे, उन्होंने मुझे दिल्ली बोला कि मेरे घर पे आना। देखो उस वक्त तो हमें बराबर हिंदी बोलनी भी नहीं आती थी, और आज भी हिंदी जैसे मैं गढ़वाल में हूँ अभी, तो मेरे को तो ज्यादातर अपने घर की भाषा ही अच्छी लगती है बोलने में, है ना। तो धीरे धीरे इस लाइन में, जब बम्बई गए तो तब हम इस लाइन में, तो जब फौज में भर्ती होने के लिए हैदराबाद गए तो तब वहाँ पे तो फौज में भर्ती तो हो नहीं पाए। तो वही हैदराबाद की दम बिरयानी कैसे बनती है, क्या होता है, धीरे धीरे इसी लाइन में घुसते चले गए। तो मतलब हमने काम भी सीखा, बड़ी मेहनत से काम किया है। और आज ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं हर चीज में, जैसे लोग कहते हैं कि मैं बिल्कुल ईमानदार या इस तरह, ऐसा नहीं हूं मैं। हर तरीके से व्यक्ति हूं मैं, ईमानदार के साथ ईमानदार हूँ, बेईमान के साथ बेईमानी। मुझे उस वक्त बिल्कुल डर नहीं लगता है क्योंकि उसने मेरे से बेईमानी कर दी, है ना। मुझे जो अच्छे लोग हैं उनके साथ मुझे अच्छा लगता है, जो बुरे लोग हैं उनके साथ मुझे इस बात का डर नहीं लगता कि मैं इसका गलत कर रहा हूँ, है ना। तो आज तो जब आपको आपने राह देख ली, एक सफलता की, आपने होटल जापान में खोल लिया, तो उसके बाद क्या हुआ? जापान में मैंने अब तक 41 रेस्टोरेंट खोले हैं, जिसको मतलब गढ़वाल में बोलेंगे तो 2 BC और 1 रेस्टोरेंट, है ना। इसमें काफी लोग गए हमारे यहाँ से, कितने लोग लगे होंगे आप अपने और साथ? मेरे ख्याल से मैं बोल नहीं सकता हूँ, काफी लोग गए हों, काफी लोग, ऐसा नहीं। और आज जिन लोगों को मैं लेके गया उनके अपने रेस्टोरेंट है वहां पर। मेरे यहाँ से 2 या 3 व्यक्ति हैं जो अपने आप भाग के गए मेरे यहाँ से, वो कामयाब आज भी नहीं है। मगर बाकी ऐसे लोग हैं जिनके अपने 3-3 रेस्टोरेंट हैं, 5-5 रेस्टोरेंट हैं, जो मेरे यहाँ नौकरी, जिनको मैं जापान ले गया, है ना। खर्च पर तो एक नॉर्मल है, हर इंसान लेता है, मैंने भी लिए होंगे, आज भी लेता हूँ। लेकिन मगर मैंने किसी को कभी मजबूर करके नहीं ले गया। कि किसी बच्चे ने बोला होगा मुझे, मेरे पास पैसा नहीं है, ले जाओगे मुझे, मैंने कहा कोई बात नहीं है। उसने बोला मैं ब्याज पे पैसा लाऊंगा तब दूंगा आपको, मैंने कहा मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए तुम्हारा, ठीक है, बाद में देख लेना, पर तुम मजबूर हो के ऐसा नहीं, और तुम्हें काम आना चाहिए। अच्छा, एक चीज बताइए, जो सफलता मिलती है किसी को भी, कब युवा हमारे यहाँ से जाते हैं तो एक मन में एक बड़ी उम्मीद रहती है कि सफल होंगे, होटल लाइन में सक्सेस पाएंगे, कल जो है अपने आर्थिकी भी ठीक करेंगे। क्या है इसका मूल मंत्र, क्या बोलते हैं आप? पहाड़ क्या, हर बच्चे को, पहाड़ का हर बच्चा दुनिया में गया है, सब अपने लोगों के बल पे गया है, कोई एजेंट के द्वारा या इस तरह नहीं गया है। मैं गया, मैंने अपने चाचा के लड़के ले गया, चाचा वाले ने अपने मामा के लड़के ले गया, इस तरह हम पूरी दुनिया में इस तरह गए हैं सारे लोग, ज्यादातर। आज कम से कम नहीं होगा, अरबों रुपए हमारे जो मतलब उत्तराखंड, उसमें खासकर टिहरी जिला खासकर घनसाली, है ना, तो अरबों रुपए आते हैं, है ना। मगर सारे बच्चों को ये है कि एक तो मेहनत से काम सीखे, जिस काम को सिखाता है कोई गुरु, जो उस्ताद होता है, जहाँ पर आप काम सीखते हो, चाहे आप डिप्लोमा लेते हो, डिप्लोमा लेने के बाद मेन जो मुख्य चीज जो है वो तो आपका अनुभव है। अब अनुभव में आप काम जब तरीके से सीखोगे, और सामने जो गुरु है जो काम सिखा रहा है आपका, जो यानी आपका हेड शेफ है या आपके ऊपर का जो व्यक्ति है, वो कोई काम सिखाता है, तो हमारे लोगों को, आजकल के नौजवान पीढ़ी को तो बहुत बुरा लगता है, अरे इसने तो मुझे ऐसा बोल दिया। हमारे समय तो उस्ताद सीधा चांटे मार के
या डप्पू जो करछी होती है बड़ी, उस करछी से मार देता था हमें। हमने तो कुछ नहीं बोला, हमने काम सीखा उनसे और हमने उनसे बढ़िया काम सीखा। क्योंकि हमारी जब पढ़ाई हुई थी तो उस टाइम टीचर लठी मारते थे हमें, जहां पर गलती करते थे सीधा लठियों से वो बात होती थी। मगर हमने उसके बाद जो उस वक्त की पढ़ाई हमारी कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है, आज भी हमें मौखिक याद है, 3,84,000 किलोमीटर है, फलानी चीज कैसे, ये मतलब हमें तो उस वक्त के टीचर ने जो सिखाया हमें, आज हमारे गुरु यानी हमारे उस्तादों ने जब हमने काम सीखा तो उन्होंने हमें थप्पड़ भी मारी होगी काम सिखाने के वक्त, और वो डप्पू से भी मारा होगा, मगर हमने काम बढ़िया सीखा। आज भी हम अपने कोई भी चीज बनाएंगे तो मैं तो अपने गांव के बच्चों को भी कहता हूँ, इधर उधर बच्चों को कहता हूँ, अरे मैं तो इस फील्ड का प्रिंसिपल जैसा हूँ, तुम सीखो हमसे ना। तो बच्चे मजाक उड़ाते हैं, नहीं सीखना चाहता कोई, बाहर जाके फिर परेशानी होती है। मगर हमारे गढ़वाल का कोई भी बच्चा पूरी दुनिया में कहीं भी जाता है अपने लोगों के द्वारा जाता है, जो किसी एजेंटों के द्वारा या दूसरे तरीके से जाते वो परेशान रहते होंगे, बाकी जितने भी अपने लोगों के द्वारा गए वो कोई परेशान नहीं रहता। एक चीज और है, एक चीज और आदमी के जीवन का उद्देश्य रहता है सफलता के साथ साथ हाँ। कि बच्चे कामयाब हों, और आपने उसमें भी आपने लोगों के सामने नजीर पेश किया। आपकी बेटी राघवी बिष्ट, वो जो इंडियन क्रिकेट टीम में, महिला क्रिकेट टीम में इस समय है, तो कैसा लगता है ये कि आप होटल लाइन में इतनी मेहनत की, उसका फल जो है कहीं ना कहीं मिला? अ, आप देखो पहले ना, हमें हमारी अपनी क्या पहचान थी, पहले कुछ भी नहीं थी, है ना। मगर आज लोग बच्चे मिलते हैं। परसों मैं नरेंद्र नगर से आ रहा था तो 4 बिटिया थी वहां पर खड़ी, और पॉलिटेक्निक के बाहर। तो मैंने गाड़ी रोकी तो उन्होंने बोला कि हमने ऊपर टर्मिनल बैठो। तो उनके साथ देखो, जब मैंने उनसे बोला कि हमारी मिसेस ब्लॉक प्रमुख है नीलम बिष्ट, तो उन्होंने उस बात पे ध्यान नहीं दिया, उतना उनको बच्चों को इतना मतलब नहीं है। फिर मैंने बोला ये, लास्ट में मैंने उनको जाते वक्त मैं बोला, मैं एक और बताऊं तुम्हें अपना परिचय। बोलता क्या? मैं राघवी का पापा हूँ। बोलता राघवी बिष्ट? बोलता मैं हाँ। अरे मेरे पापा ने ना उसके पापा विदेश में रहते हैं, आखोड़ी के वो लड़की, कि मेरे पापा ने तो वहां से ये वीडियो भेजी कि देख, मतलब अपने बच्चे को सिखा रहे हैं कि देख एक राघवी बिष्ट है ना। तो बोलता तुझे भी ऐसा बनना है, मतलब उनका अपने बच्चे को अ, एक आइडिया दे रहे हैं बच्चों को, बेटा इस तरह, है ना। तो फिर हमें हमें तो बहुत, हमें, मैं पूरे उत्तराखंड को ऐसा है ना कि हमारे जो खासकर टिहरी जिले को तो है ही है कि भाई राघवी टिहरी की, और बीच में आई भी थी यहाँ पर, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। बाकी चीज यही छूट जानी है, जो भी हमारा धन कमाया हुआ है, हमने अपने धन को भी कभी अपना नहीं समझा है ना। मैंने इस धन से, है ना, मैंने धन को भी इस तरह ये नहीं किया है कि अपना धन है मेरे तो मैं बस इसी को वो करूं। मैंने मैंने होटल इंडस्ट्री के लोगों के लिए एक मिसाल के तौर पर, मेरी मिसेस यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख रही भिलंगना में, है ना, और उस वक्त दोनों नगर पंचायतें नहीं थी, बजट ठीक ठाक था यहाँ पर, है ना। मगर हम पे मेरे मिसेस पे कोई एक आरोप नहीं लगा सकता है कि धन का हमने मतलब वो ये कि लाओ हमारा हमें दो, ये है ना, ये बिल्कुल नहीं। जब हमें मालूम पड़ा बीच में कि विभाग के लोग या इस तरह के लोग पैसा लेते हैं, तो हमने फिर 5% कम कराए बड़ी मुश्किल से। फिर भी जो वहां पे वो धन लेते थे, हमने गांव में जाते थे, बच्चे क्रिकेट वाले बुलाते थे हमें या कोई भी बच्चे बुलाते थे, वो बोलते थे हमें बैट चाहिए, बैट के लिए पैसे। हमने बोला कि जाओ विकास खंड भिलंगना में जाना, बाबू को जाना, बाबू को बोलना कि प्रमुख जी ने, तो जब उन्होंने पैसे ले ही रखे तो वो पैसे वो क्यों खाएं, हमने वो समाज में भेजे वो पैसे, अपने आप नहीं ले गए उन पैसों, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये दिक्कतें रहती हैं, जो क्योंकि युवा जिनको आप मार्गदर्शन दे सकते हैं, बहुत से लोगों की दिक्कत रहती है कि वो एजेंटों के थ्रू बाहर गए, वहाँ
बना करके उन्हें सेफ ले गए थे और बना दिया वहां उनको, किसी को जंगल भैंस चराने भेज दिया, किसी को बकरी चराने भेज दिया, किसी को गोबर निकालने में लगा दिया, वो करते नहीं, फिर वापस आ जाते बेचारे लौट करके। तो ठगी का एक हिसाब से शिकार बन जाते हैं, जो पैसा उन्होंने और मेहनत से कमाया होता है वो भी लॉस हो जाता है। वो भी नुकसान हो जाता है। मगर ज्यादा क्या क्या सलाह देना चाहेंगे ऐसे लोगों को, ऐसा है मतलब कि क्या करना चाहिए? लोगों को, देखो ये चीजें बहुत कम जगहों पर होती है ऐसी, मगर गल्फ के अंदर हो सकती है कुछ जगहों पर, कि भाई वहां पर इस तरह जंगल या इस तरह के वीजा नहीं मिलते हैं ना, तो वो यहाँ से किचन हेल्पर का वीजा लेके या कारपेंटर का वीजा लेके इस तरह लेके जाते हैं, और फिर वहाँ पे जो जैसे जंगल में भेज दिया, अपने ऊँटों के साथ भेज दिया, बकरियों के साथ भेज दिया कि चलो भाई। तो अब जब वीजा आपका दूसरा है, वहाँ पर कोई आदमी उसको, इसमें तो जाने वाले की गलती भी नहीं है, पर ले जाने वाला वहाँ पर जिसने जिस जिस एजेंट ने या जिसने भेजा उसको तो उन्होंने वही बोला कि हमें किचन हेल्पर या कुक चाहिए, मगर वहाँ पे यदि ऑनर वो ले जाके बोलते कि नहीं आपने हमारे ऊँट चराने ये चराने, तो दुर्भाग्य तो है इस बात का। मगर फिर भी मेरा ये कहना है, यदि आप ऐसा चले भी गए कहीं भाग्य से दुर्भाग्यवश ऐसा फंस भी जाते हो, तो अपना काम करते रहो जब तक करते हो। 1 डेढ़ महीना 2 महीना नौकरी करो, आपकी तनख्वाह समय पे मिलती है, तो फिर आप कोई बात नहीं, थोड़ा दिन, अरे भाई कम से कम आने जाने का पैसा तो अपना वसूलो, है ना। 10 दिन में बोलोगे नहीं मैं नौकरी नहीं करता, वो गलत है। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए? कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। अब वो उस देश का नियम कानून उस देश के हैं। नहीं, जो इंडिया में रहने वाले लोग इंडिया हैं, में यदि क्योंकि उन्हें पता होता है सब कुछ कि हमने पहले जो लोग भेजे थे वो भी फंसे वहां, हाँ फिर वो दोबारा भेज रहे हैं उन लोगों ठीक है, वो गलत है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। मगर वो तो ये बोलेंगे भाई सामने वाले ने हमें कुक मांगे थे, हमने कुक दिए, तो अब वो क्या काम करते इसके बारे में हमें हमारे हमें हमारा को। तो कोई चीज का पैसा तो लोग उन्हें देते हैं कि तुम हमें वहां। नहीं, तो वो उनको नहीं मालूम, वो मुकर सकते हैं इस बात से कि भाई मैं तो इनको कुक बना के भेजा था, कुक का वीजा दिया था, मगर अब वहां पे दूसरा काम करे तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो है गलत, तो गलत जो गलतियां हैं, गलत चीजें हैं, वो तो ही है ना। पर वो कुछ मुल्कों में ऐसा, बाकी जापान जैसे देश में आपको मैं कुछ चीजें बताता हूँ। बहुत लोगों को मैं ऐसे ले गया कि कुछ पेपरों की मिस्टेक रहती, कुछ रहता है, कई चीजें होती हैं, हमने ले गए, बहुत लोगों को ले गए। वही तो मेरे अपने खास, किसको ले जाएगा आदमी बताओ आप ये बताओ। मैं घनसाली का जो भी आएगा मेरी रिश्तेदारी का होगा या जान पहचान का होगा, यही तो होगा ना। बाकी ऐसा तो थोड़ी है कि हम सहारनपुर से लेके जाएंगे, आप बंगाल से ले जाएंगे, ऐसा तो किसी को लेके नहीं गए। जितने भी जा रखे सब हमारे हैं, ठीक है। जब तक वो काम सीखते 6 महीना 1 साल, उनको जापान के तौर तरीके में काम सिखाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से कोई खर्च पर्च देगा भी तो जब वो जापान जाएगा साल भर तक उसको काम सिखाना है, तो वापस दे देना आपको तनख्वाह के रूप में। आपने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। आप ये समझो कि मैं एक कॉलेज ज्वाइन किया, मैंने वहां पे मैं काम सीखना था, मैंने काम सीखा और वही साल भर में काम सीख लिया। आप एक अच्छी पोस्ट उस पर हो गया, तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, ऐसा नहीं है। जापान में तो आपका पासपोर्ट, आपका जो रेसिडेंस कार्ड होता है वो आपकी जेब में रहता है। आपका मन, मैं कई चीजें बताता हूँ, कई मेरे भतीजे हैं, कोई मेरा भाई है, कोई रिश्तेदारी में है, कोई कहीं का, हजारों लोग होंगे जो मेरे द्वारा, समझ रहे हो। मगर बाद में उन्होंने शनिवार के दिन बोल दिया मैं कल से ड्यूटी में नहीं आता। अब बोलो आप, 15-15 साल रहे हुए स्टाफ है मेरे साथ, जो अचानक इंडिया आते हैं, इंडिया से जाने के बाद मेरे यहाँ वापस नहीं आए। 15 साल कोई कम समय होता है क्या? हमने सैलरी नहीं दी होगी। 15 साल से एक स्टाफ यदि नौकरी कर रहा है तो न तो वो कंपनी के साथ बढ़िया ढंग से काम कर रहा है, कंपनी का फर्ज है कि वो तनख्वाह देगा, और दोनों का बनता है ना। मगर 15 साल बाद वो
बोलेगा साहब मुझे तनख्वाह नहीं दे रहे इसलिए मैं जा रहा हूँ, हो जाएगा ऐसा 15 साल तक जापान में, जबकि पासपोर्ट आपकी जेब में है, रेजिडेंस कार्ड आपकी जेब में है। वहां पे जैसे काम सीखते हैं उसके बाद हमारे साथ तो काफी साल रहे लोग, ऐसा नहीं है। आजकल कोरोना के बाद थोड़ा परेशानियां हुई है, बिजनेस भी नहीं आज जापान में, यहाँ से लेके जा रहे हैं। मान लो कुछ लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं अरे उन्हीं के पैसों से रेस्टोरेंट खोलते हैं, उन्हीं के, उनको फिर जापान लाते हैं, कुछ लोग कहते हैं ऐसा, ये गलत है ना। जो आदमी 40-40, 42, 41 रेस्टोरेंट खोलेगा और इंडिया के 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए लगाएगा, तो क्या लोगों का वीजा का पैसा लेके रेस्टोरेंट खोलेगा, है ना। रेस्टोरेंट का नाम है, अपना नाम है मार्केट में ना, और नाम से चल रहे हैं ना। कहीं भी खोल दोगे और उस नाम से रेस्टोरेंट खोलोगे तो हमने कुछ तो कमाया होगा यार, ऐसा नहीं है। बिजनेस में ना नाम तो कमाया है रेस्टोरेंटों का। तो मैं तो अपने लोगों के लिए तो मैं तो एक मिसाल हूँ। पहले तो सब लोग बोलते थे होटल वाला भांड धोने वाला, मैंने ब्लॉक प्रमुख बनाया अपनी मिसेस को यहाँ पर, और एक ईमानदारी दिखाई। ये मुझे हो सकता मैं अपने बारे में मैं बोल रहा हूँ तो शायद मैं बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, मगर आप लोग तो इस फील्ड के, आप तो देख रहे हैं कि नीलम बिष्ट ने ब्लॉक प्रमुख के समय पर कभी हमने तो कम से कम 10 और 12 लाख का डीजल फूका अपना यहाँ, है ना। और मैंने तो आपको एक चीज और बताता हूँ, मैं तो आज गाली खा रहा हूँ लोगों की। मैंने 1.5 और 2.25 किलोमीटर सड़क अपने पैसों में काट दी, सिर्फ भले भले बनने के चक्करों में। वो मेरे गांव वालों ने कहीं पर ऐसे ऐसे लोग टकराए जहां 20,000 का खेत था, 20,000, वहां मैंने 3.5 लाख दिया, अपनी जेब से दिया मैंने पैसा। जहां ये खेत 15,000 का था वहां 2 लाख रुपए दिया मैंने, समझ रहे हो आप। और उस गांव को, वो भी मेरा गांव जो चंगोरा ग्राम। अब ये बताइए, अब आने वाले समय में क्या उद्देश्य आपने जीवन का रखा है कि आगे क्या करने की मंशा है? बिजनेसमैन तो आप एक सफल उद्यमी तो बनी गए, बच्चों को भी आपने एक जो है सफलता की राह दिखा दी, और भी युवाओं को सफलता की ओर आप ले गए, लेकिन अब क्या जीवन में आगे करने वाले? अरे मैंने बीच में जापानीज भाषा का स्कूल खोला था कि 12वीं बच्चा 12वीं करेगा, लड़कियां लड़के, और 20,000 रुपए उनसे बोला था कि आप जापानी भाषा सीखने का दोगे। कहाँ खोला था आपने? देहरादून में, ठीक है, 2018 में। जैसा उसका उद्घाटन होना उस दिन में पैनक्रियाज का प्रॉब्लम होने की वजह से मैं हॉस्पिटल चला गया। वैसे वो स्कूल खुला, जब तक वो खुला भी और बंद भी हुआ मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, ठीक है। मैं फिर एयर एम्बुलेंस पे दिल्ली पहुंचा, दिल्ली इलाज हुआ उसमें, कौन सा वो हरियाणा में नहीं, वो गुड़गांव में, क्या नाम क्या है गुड़गांव में हॉस्पिटल बड़ा वाला, बड़ा अस्पताल है ना। और वो स्कूल मैंने ये बोला था कि लड़कियां, दुनिया का गढ़वाल के अंदर गलत काम हो सकता बच्चों के नौने दगड़ी, मगर जापान जैसे देश में लड़कियों के साथ किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि उन बच्चों के साथ कोई गलत सोचे भी। और मैंने बोला था कि 12वीं तुमने यहाँ दे रखा है, बैंक का पैसा तुम्हारे पास नहीं होगा, मैं बैंक की मदद करूंगा, बैंक का पैसा ही मैं दूंगा तुम्हें, और तुम सिर्फ 20,000 देना है। भाषा N5 और N4 आपने सीखना है यहाँ पर, मैं जापान तुम्हें स्कूल का वीजा दिलाऊंगा, तुम पार्ट टाइम जॉब करके भी 80-90 हजार रुपये कमा लोगे। लेकिन आपकी वो जो आपने सोचा था वो सक्सेस नहीं हुआ? ठीक है, कोई नहीं आया। अच्छा, आए नहीं बच्चे? आए नहीं बच्चे। हाँ। उन्होंने गांव में, मेरे दोस्त है खास एक आदमी, उसने अपने घर में बोला अरे वो मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं जापान, 25-30 लाख बोल रहे खर्च लगेगा यार। मैंने बोला यार क्या है, मैं बोला 2.5-3 लाख रुपए जो स्कूल की फीस देनी है, मुझे तो तुमने 20,000 देने सिर्फ, है ना। तो वो मैंने 10 लाख रुपए का नुकसान झेला मैंने उसमें, बंद कर दिया बाद में। अभी है जीवन में मतलब दोबारा शुरू करने मेरा ना था मेरा मकसद। मैंने यहाँ अपने गांव में भी बोला है कि जमीन वृद्धाश्रम के लिए, जमीन के लिए, कि मैं जो गांव की मेरी जो भी इस उम्र के हैं, सीनियर उम्र जो 70-80 साल के हो जाते हैं, तो बहुत सारे तो अपने माँ बापों को बहुत बढ़िया मानते हैं, ऐसा नहीं है सारे एक जैसे हैं, मगर कुछ लोग बुजुर्ग बेचारे बहुत, उनको अपनी मेमोरी में रहता है उनको ना कि मैं
मेरा कल का जीवन कैसा था, क्या था। आज मुझे मतलब धुतकार रहे हैं सारे लोग। तो मैंने ये सोचा कि एक वृद्धाश्रम खोलूंगा यहाँ पर। मतलब मन में सोचा है? मन में सोचा नहीं, मैं पैसा लेके आया देहरादून से, हाँ, जमीन के लिए बात किया, हाँ, उन्होंने नहीं बेची वो जमीन। बाद में किसी ने कुछ और बोला, किसी ने कुछ बोला, तब तक मैं अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, मैं भी फिर वैसे चला गया। मतलब अभी ये मन में है कि मगर आगे ये है, आगे करेंगे? है मेरे मन में कि एक वृद्धाश्रम, है ना। मैंने अपना धन, मैंने कम से कम वो नागेश्वर सौर मेले में हर साल मैं कोशिश करता हूँ। इस बार मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था जापान में। मैंने मिसेस को भेजा, भाई आप जाओ उस मेले को शुरू कर देना जैसा भी होगा। हर साल मैं 2 ढाई 3 लाख रुपए उस मेले में अपने घर से देता हूँ। वहाँ पे एक नागराजा मंदिर बन रहा है, वहाँ पे भी मैंने कई दिवाली लगाई, वो दिवाली गिरती गई 10 12 15 लाख रुपए उसका वैसा नुकसान हुआ। कई चीजें हैं। पैसा देखो, मुझे पैसा तो भरपूर मिल रहा है, आता है मेरे पास, मगर मैंने कभी सोचा नहीं समाज के हित के लिए खर्च करना पड़ेगा। मैं कभी नहीं डरता इन बातों के लिए, है ना, कि चलो कोई बात नहीं। इसलिए हम पॉलिटिकल फील्ड में इसलिए भी आए। आने वाले समय में आपने ये सोचा है कि एक लक्ष्य आपका और है कि एक वृद्धाश्रम बनाना है, क्योंकि बुजुर्ग हमारे यहाँ बड़ी दिक्कतों में है। हाँ, यस। हमारी जो मुझे लगता है कि एक बच्चे को तो देख रेख करने के लिए उसकी माँ होती है, पापा होता है, दादी होती है, फूफू होती, चाची होती, ये 150 होता है। जबकि उतने बच्चा का दिमाग में मेमोरी है ही नहीं, वो तो जीरो मेमोरी के साथ पैदा हुआ है बच्चा, है ना। उसको तो कोई मतलब नहीं है, वो जो रोने लगेगा तो सारा परिवार आता है। पर एक बुजुर्ग मान लो कि जिसकी मेमोरी में है, मैंने कल ऐसा खाया, ऐसा कमाया, ये किया, वो किया, और जब वो बिल्कुल वृद्धावस्था में आता है, उस वक्त जब उसको धुतकारते हैं लोग, तो मेरा मन बहुत ज्यादा दुखित होता है। क्यों क्यों दुखित होता है कि मैंने ये जीवन, मुझे आज लोग आज के आनंद को जानते हैं भाई, है ना, आज के आनंद को जानते हैं, पर ये नहीं जानते कि चमियाला में मैं 5 रुपया अपने गांव वालों से मांगा, मैंने किसी बुजुर्ग से, कि मेरी माँ को यहाँ पे मुसल था, बनो उनको नहीं बनाते थे, और वो बादाम बादाम कूट काट के मुसली एक शब्द है, और मुसली कहते हैं उसे, और मैंने 5 रुपया मांगा उन लोगों से, नहीं दिया उन्होंने मुझे उस दिन। सुन लो, मगर मेरे मन में आज भी वो बात चुभती है कि यार शायद मेरी माँ को दमा जैसा हो गया था, है ना। तो मैं उस चीज को नहीं भूला हूं अभी। आज के आनंद को पहचानते लोग, भाई आनंद पर पता नहीं इसने क्या किया, कैसे किया, जो भी मतलब 50 आरोप लगा दो, कुछ भी कर दो कोई, है ना, और कोई भी बोल देगा ऐसा। मगर मेरा जो पिछला जीवन है ना, परसों एक बात हो रही थी, आप मानोगे इस बात को, हम थे जाए फिनौले था, वहां पे माइक पे अनाउंसमेंट हो रहा था कि देखे बच्चे कोई चोरी ना करे, कोई ये ना करे, कोई वो ना करे। आप शैलेंद्र भाई, आप मानोगे इस बात को, मुझे फटक से मेमोरी में वो चीज आ गई, जब हम बन रन थे, बांध काटन जान थे, तो हमारे पाँव में तो जूते चप्पल थे ही नहीं। हम वो सलाह कर हम तक यही भाई, हमने स्थौल जान, हम तक जूते चोरे हो भाई, सुन लो पहले, जबकि गलत बात है ना। मगर मेरी जरूरत थी उस दिन, वो क्या, वो चप्पल या जूता, तो मेरी सोच वहीं तक थी उस दिन। वो हम धोल गए, शकीली चोर एक तो पकड़ में नहीं आए तो खुश हो गए, और पकड़ेगी 2 4 थप्पड़ खा के, तो लोग यही करते थे, 2 4 थप्पड़ मार दिए, बोलते साला चुरा, बस सॉरी मैंने साला जैसा सब, मगर ये आम भाषा है हमारी। तो उस दिन मैं उनको वहां पे जो बैठे थे ऊपर कमेटी वाले, मैं बोला आपको मालूम है, बोले हम जंगल में क्या सोचते थे थौलू से 2 3 महीना पहले। बोलते क्या सोचते, बोले हम तो जूते चप्पल चुराने के बारे में सोचते थे। तो बोलता आज बोल सकते हो आप ये, और मैं लाओ माइक मैं बोल दूंगा। तो उस वो जीवन था हमारा ना, हमें वो गरीबी देखी है ना, गरीबी। आप मानोगे, मैं रोपी महादड़ी, मैं रोप दू थे, तो हमारे घर से माँ और मैं मतलब जी रोपदार, मेरा भाई हालू लगे थे, घर भाग जाता था। मैंने पूरी रोपाई, मैं आज लोग आज के आनंद को जानते हैं, लोग हकीकत को नहीं जानते। मैं कुटी भी, मैं स्कूल से जब आता था
मैं धान कुटता था, धान कुटी काटी था तब लाता था घर, समझ रहे हो। मैंने हर जीवन देखा। मैं साठी गोडणू ये वो ऐसा कोई काम नहीं जो मैंने नहीं किया। बिल्कुल। तो हम जो है हर बार हमारी कोशिश रहती कि किसी न किसी ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएं जिनसे समाज को कुछ न कुछ सीखने को, जानने को मिलता है। तो आज हमारे साथ आज आनंद सिंह बिष्ट जी थे। है ना, आगे हाँ, भी मैं कोशिश करेंगे हम लोग। और आगे भी हम बातचीत करेंगे उनके साथ, क्योंकि मिलते रहते हैं मुझे, और लगातार अब उनके मन में एक बड़ा ख्वाब उनका है और बहुत सुंदर सा ख्वाब है। हमारे पहाड़ में बुजुर्ग छुपे हुए हैं, और और कोई नहीं है, बच्चे बच्चे है जो ही है नहीं है, शहरों में नौकरी है, कर रहे हैं जगह कोई जगह। नहीं। और सारे आज उनके जिस तरह से हो रहा है तो उन्हें भी संभालने की जरूरत, तो वो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, जैसे भी वो काम करें उनका एक मकसद है। तो आज आप लगातार अब पहाड़ी अब तो मेरे पास मेरे मेरी मदद के लिए मेरी दो बिटियां हैं, है ना। एक क्रिकेटर है और एक दूसरी जो वकालत की जिसने इंग्लैंड से। मैंने ये सपना था मेरा कि पहाड़ के बारे में स्पेशली कि मैं जब भी टिहरी डैम क्रॉस करता हूँ, समय है बिल्कुल बिल्कुल है ना, मैं जब भी टिहरी डैम क्रॉस करता हूँ तो सामने एक बोर्ड देखता हूँ, उत्तर प्रदेश एवं भारत सरकार का उद्यम। डैम को मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि जमीन हमारो, पानी हमारो, घर बार हमारा टूटिया, घर बार हमने अपना छड़िया, और डैम के ऊपर लिखा है कि उत्तर प्रदेश और भारत सरकार का उद्यम। उत्तराखंड का नाम ही नहीं है। उत्तराखंड का नाम क्यों नहीं? तो हमने बीच में बातें रखी। तो मेरी यही इच्छा है कि मेरी बिटिया जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जब पूरी प्रैक्टिस में उतरेगी तो मैं इसको, इसके लिए मैंने इसको बोला वकालत कर बेटा, है ना। कम से कम मेरी मन की इच्छा है कि ये लड़ाई लड़े। ये लड़ाई लड़े उत्तर प्रदेश के और भारत सरकार के बजाय। वहां पर उत्तर प्रदेश का नाम हट जाना चाहिए और उत्तराखंड का नाम होना चाहिए। 25% यदि हमें मिलता है उत्तराखंड को, तो भारत सरकार को क्या परेशानी है? जमीन हमारी, जल हमारा, है ना, और सब कुछ हमारा। वो पहाड़ी वो वाली कहावत हो गई कि पहाड़ का बल पानी और जवानी दोनों काम नहीं आई। और पानी हमारा तुमने रोक दिया, हमारे घर बार उजाड़ दिए, और उसमें हिस्सेदारी हमें कुछ नहीं। तो जैसे ही उत्तर प्रदेश से हम अलग हुए थे, जैसे उत्तर प्रदेश ने कर्जा हमारे ऊपर दिया था, है ना, वैसे हमारा हिस्सा हमें मिलना चाहिए। तो मैंने इसलिए बिटिया को बोला बेटा एक दिन तुम मेरी रिट लगाओगी, PIL जिसको बोलते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, जनहित याचिका। और इसलिए मैंने उससे वकालत कराई, और ये सपना था मेरा, मैं इसको बैरिस्टर बनाऊंगा ढंग से। तो इंग्लैंड से इधर कहाँ था, कौन से वो कौन सा पड़ गए, वो स्कॉटलैंड से, है ना, स्कॉटलैंड से, एडनबरा से उसने LLM किया। और मैं जरूर चाहूंगा कि आने वाले समय में ये भी सपना आपने लेगा। तो आपने सुना किस तरह से जो है आनंद सिंह बिष्ट जी, जिन्होंने खुद भी सफलता अर्जित की, कई लोगों को भी सफलता अर्जित करने की राह दिखाई, बच्चों को भी एक मुकाम हासिल करने के लिए सक्षम बनाया, और अब जो है आने वाले समय में भी उन्होंने समाज सेवा के लिए कुछ सपने देखे हैं। तो लगातार पहाड़ी खबरनामा आप देखते रहिए। हम नई नई उत्तराखंड की जो तमाम शख्सियत हैं उनसे आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। धन्यवाद।